हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। अब जो बच्चे ये थंबनेल के यहाँ तक पहुँचे हैं या जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं ये मान के चलती हूँ कि वो बच्चे हैं जो इस टाइम कुछ डाउट्स फेस कर रहे हैं, है ना, कुछ कंफ्यूजन में है। उनके बारे में आज हम बात करेंगे। अब इस टाइम क्या कंफ्यूजन मेनली बच्चों को देखने को मिल रही है? आरआरबी जेई, इसकी भी नोटिफिकेशन देखी, है ना। एसएससी जेई, इसकी भी देख ली। अब क्या करें? क्या हमें कोई एक एग्ज़ाम टारगेट करना चाहिए इनमें से? अगर कोई एक ही एग्ज़ाम टारगेट करना है तो हमें किसके लिए जाना चाहिए? आइदर वी शुड गो फॉर आरआरबी जेई या हमें एसएससी जेई के लिए फुली प्रिपेयर करना चाहिए। अब कुछ ऐसे जो ये सोच रहे हैं, क्या दोनों टाइम्स को मैं दोनों के लिए एलिजिबल हूँ? क्या दोनों एग्ज़ाम्स को मैं सेम टाइम पे टारगेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? तीसरा क्वेश्चन जो हम फेस करते हैं कि मान लिया मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है, प्रिपेयर कैसे करूँ? क्या मेरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्या कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मुझे यूज़फुल रह सकते हैं मेरे लिए ये एग्ज़ाम क्रैक करने को? देन एक और मेजर इश्यू जो बच्चे इस टाइम फेस कर रहे हैं, वो क्या है? एक फ़ियर। फ़ियर किसका? फ़ियर है नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स का, कि मैं तो नॉन मेड कर रहा हूँ, है ना, मेरा इंजीनियरिंग वाला डिप्लोमा है, तो ये पॉलिटी, हिस्ट्री जो नॉन टेक सब्जेक्ट हैं, क्या ये मेरे से टैकल हो पाएँगे? या मैं अगर पूरा नॉन टेक पोर्शन छोड़ देता हूँ, क्या मैं अपनी रैंक सिक्योर कर पाऊँगा इन एग्ज़ाम्स में? ये सब जो बातें हैं, वो आज हम इस वीडियो में फटाफट से डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में जो हम बात करेंगे वो होगा कि रिसोर्सेज आप क्या-क्या फॉलो कर सकते हो इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफ़ाई करने के लिए। एंड इस आज की डिस्कशन में हमारा जो फ़ोकस है वो किस पे रहने वाला है? आपका नॉन टेक वाले सब्जेक्ट्स पे। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप बात कर रहे हो या अगर आप सोच रहे हो कि क्या चूज़ करूँ, आरआरबी जेईई या फिर एसएससी जेईई, कि हर एग्ज़ाम का कुछ अपने प्रोज़ होते हैं, कुछ अपने कॉन्स होते हैं। एक बार से फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप आरआरबी जेईई की बात करो, तो आपको पता है इसकी जो रिक्रूटमेंट करवा रहा है, वो कौन है? आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। वहीं दूसरी साइड जो इसकी रिक्रूटमेंट करवा रहा है, वो है आपका सर्विस सिलेक्शन कमीशन। ठीक है? ये दोनों एजेंसीज़ अलग-अलग हैं। उसके बाद अगर आप इसमें क्वालिफ़ाई करते हो, आपको सीपीडब्ल्यूडी, आपको मेस, है ना, आपको वाटर रिसोर्सेज़, ऐसे डिपार्टमेंट्स में काम करने का चांस मिलेगा। वहीं पे जब कल को आप आरआरबी जेईई बन जाओगे, तो यहाँ पे आपको इस तरह की जॉब्स मिल सकती हैं, रेलवे ट्रैक्स को मेंटेन करने की, रेलवे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर से डील करने की, ये सब जॉब्स आपके लिए ओपन रहेंगी। वहीं पे अगर हम बात करें डिपार्टमेंट वाइज़, तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं विद रिस्पेक्ट टू चॉइस ऑफ डिपार्टमेंट्स। वो आपके रैंक के हिसाब से डिसाइड होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करोगे, यहाँ पे आपकी जो चॉइस है वो रिस्ट्रेंट हो जाती है। यहाँ पे आपको रेलवेज़ के अंडर ही काम करना पड़ेगा। एक तो ये डिफरेंस हमने देखा। दूसरा, अगर आप एलिजिबिलिटी की बात करो, तो ऑलमोस्ट आपको दोनों के लिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आपका रिलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में कोई भी आपने डिग्री की है, कोई भी आपने डिप्लोमा किया है, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से आप एलिजिबल हो। एंड सेम आपको यहाँ पे भी एक 3 ईयर डिप्लोमा अगर आप कैरी करते हो, दैट वुड बी सफिशिएंट टू अप्लाई फॉर आरआरबी जेईई। इसकी हम अपर एज की बात करें तो 33 है, व्हेयरएज़ इसकी बात करें तो अगेन 32 टू 33 आपको अपर लिमिट देखने को मिल जाएगी। तो मोस्टली जो बच्चे हैं इस टाइम 90%, 95 लगा लो, वो दोनों ही कैटेगरीज में फॉल करते हैं एंड दोनों के लिए एलिजिबल हैं। अब तीसरा कंपैरिजन अगर हम बात करें, मेन हम जॉब कर किसके रहे हैं? अल्टीमेट पैसा, है ना, वो भी एक दिमाग में होता है कि सैलरी हाइक ज़्यादा किसका है, ज़्यादा बेटर मेरे लिए कौन सा रहेगा। तो सैलरी की भी अगर आप बात करो, तो बेसिक बेसिक दोनों की सेम है, और डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट में आपको मिलता है या कौन सा डिपार्टमेंट मिल रहा है। तो वहाँ पे आपका बेसिक पे लेवल के अलावा जो अलाउंसेस हैं, जो पर्क्स हैं, वो वेरी कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ बातें थी इसमें एंड उसमें, क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते आपने ये तो डिसाइड कर लिया होगा, यार ये तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हैं एंड दोनों में मैं अगर चला जाऊँ या उसमें तो मेरे लिए दोनों ही ठीक हैं। दोनों ठीक हैं, दोनों एग्ज़ाम अब लाइन में हैं, तो क्या मैं दोनों के लिए साथ प्रिपेयर कर सकता हूँ? द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन विल बी येस।
बिल्कुल आप दोनों के लिए साथ में प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे? ऐसे, क्योंकि जब आप सिलेबस देखते हो, इसमें भी आपको 2 फेजेज़ देखने को मिलेंगे एंड इसमें भी आपको मेनली 2 फेजेज़ देखने को मिलेंगे। जो आपको लाइक एग्ज़ाम्स देने हैं, देन इसके बाद डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन है, देन मेडिकल है, वो बात की चीज़ है। अगर हम एग्ज़ाम्स की बात करें तो इसमें रहने वाला है आपका सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2। वहीं अगर हम एसएससी की बात करें तो यहाँ पे रहने वाला है आपका पेपर 1 एंड देन सेम आपका पेपर 2। सिलेबस की अगर आप बात करो या सब्जेक्ट्स की बात करो, आपके ये जो 100 क्वेश्चन है, ये प्योरली कैसे रहेंगे आपके नॉन टेक के। इसमें आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज़ है ना, आपकी जो जर्नल साइंस है, देन आपका जनरल अवेयरनेस है, जिसमें आप बेसिक ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हो, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हो, आप हिस्ट्री पढ़ते हो एंड मेनली मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करते हो। वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस नॉन टेक वाले पार्ट में। एंड देन अगर हम सीबीटी सेकंड की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका अपना जो टेक सब्जेक्ट है वो तो है ही है, प्लस यहाँ पे भी आपको नॉन टेक पोर्शन देखने को मिलेगा। इसमें आप जनरल साइंस देखोगे, है ना, आपको इन्वायरमेंट के कुछ टॉपिक्स हैं, तो ये सब सिलेबस आपको इसका देखने को मिलेगा। अब कमिंग टू दिस साइड, एसएससी का सिलेबस, यहाँ पे आप देखोगे आपको सिमिलर सिलेबस देखने को मिलेगा। बस फर्क कितना है, यहाँ पे आपका मैथ्स है एंड यहाँ पे आपका मैथ नहीं है। यहाँ पे भी 2 पेपर हैं, पेपर 1 जहाँ पे आपको 200 क्वेश्चन आएगा, 100 मार्क्स का रहने वाला है, एंड पेपर 2 जहाँ पे आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे एंड 3 मार्क आपका एक क्वेश्चन कैरी करता है। पेपर 1 अगेन आपका पूरी तरह से नॉन टेक रहने वाला है। इसमें आपका जनरल स्टडीज, जिसमें दोबारा वही आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, इकोनॉमी पढ़नी है एंड इसके साथ आपको रीजनिंग के लिए प्रिपेयर करना है। एंड पेपर सेकंड की बात करें तो ये आपका अपना सब्जेक्ट है, जो आप टेक सब्जेक्ट अपना रेलिवेंट पढ़ते हो। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो वो यहाँ पे भी मिल जाएगी आपको एंड वो यहाँ पे भी मिल जाएगी। अब जितना सिलेबस हमने कंपेयर किया, हमने अभी तक क्या देखा, सिलेबस दोनों का सेम है। तो यस, मैं दोनों एग्जाम्स के लिए सेम टाइम पे प्रिपेयर कर सकता हूँ या फिर प्रिपेयर कर सकती। अब स्ट्रेटजी पर अगर हम स्ट्रेटजी को देखते हैं कि नॉन टेक के लिए, टेक वाला तो ठीक है, आई कैन हैंडल दैट, बट नॉन टेक के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक स्ट्रेटजी या एक रामबाण सबके लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। कुछ टिप्स हो सकते हैं जो आप फॉलो कर सकते हो, आप उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जो आपको हेल्प करेंगे दूर तक अच्छे से सिलेबस कवर करने में एंड फाइनली इस एग्जाम को क्रैक करने में। आप उन टिप्स को देखते हैं। देखो, पहले तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने सिलेबस एनालाइज कर लिया, उसके बाद आपने पीवाईक्यूज देखने हैं। अब पीवाईक्यू सॉल्व करने का डायरेक्टली ये मतलब नहीं होता, आपको अगर पहले ये क्वेश्चन आया है तो ये पक्की बात है कि 10 साल बाद एग्जैक्ट सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन मुझे मिल जाएगा। पीवाईक्यू एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है, आप एग्जाम के पैटर्न को समझ सको। सिर्फ पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, प्रैक्टिकल लेवल पे, प्रैक्टिकल एग्जाम में अपना पढ़ा हुआ सिलेबस आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हो, दैट इज फार वे मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, आप पीवाईक्यूज एनालिसिस करोगे, आप पैटर्न देखोगे, आप देखोगे कितने लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं, इजी हैं, मॉडरेट हैं या फिर एक्सट्रीम डिफिकल्ट हैं। बट नॉन टेक पोर्शन जितना हमने एनालिसिस किया पीवाईक्यूज का, आपको यूजुअली इजी टू मॉडरेट ही आते हैं। देन अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पहचानो। नॉन टेक जो पोर्शन है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट तक लिमिटेड नहीं है, वहाँ पे आपको काफ़ी चॉइस मिल रही है। तो आप पहचानो, देखो पहले मत सोचो कि मैंने ये छोड़ ही देना है, पहले आप देखो कि अच्छा रीजनिंग है इसमें, तो रीजनिंग मेरे लिए ज़्यादा ईजी है। देन उसके बाद पॉलिटी स्टेबल सब्जेक्ट है, स्टैटिक पोर्शन है, ये भी मैं कर सकता हूँ। देन उसके बाद फिर मुझे थोड़ी कम आती है, उसको मैं थोड़ा लास्ट में लेके जाऊँगा, पहले मैं इकोनॉमी देखूँगा। इस तरह से आप लिस्ट बनाओ, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, कहाँ पे आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खड़े होते हो। देन उसी हिसाब से आपने क्या करना है, प्रायोरिटी देनी है सब्जेक्ट्स को। बट ऐसा नहीं है कि पॉलिटी में मेरे को इंटरेस्ट बन रहा है, ये थोड़ा ईज़ी लग रहा है, तो 6 महीने पॉलिटी पढ़ते रहे। आपने प्रायोरिटी वाइज हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है, जितना रिक्वायर्ड है। जितना भी आप टाइम अपनी प्रेपरेशन को दे रहे हो, आई वुड सजेस्ट एट लीस्ट 20% टाइम आपको नॉन टेक को देना पड़ेगा। एंड अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि पूरा नॉन टेक छोड़ के मैं पेपर क्लियर कर दूंगा, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, प्रैक्टिकली वो उतना सही नहीं है, चांसेस कम हो जाएंगे एग्जाम क्रैक करने के।
देन उसके बाद जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगी वो है प्रैक्टिस। यहाँ अगर हम नॉन टेक की बात नहीं भी करें ना, आपने कोई सब्जेक्ट अगर बचपन से पढ़ा है ना, पढ़ के छोड़ दिया है एंड आज की डेट में मैं आपको बोलती हूँ ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, इस पे लिखो कुछ, शायद आप नहीं लिख पाओ। बेशक आपने उस टाइम पढ़ा था बट अब आप नहीं लिख पाओगे। आपको जो प्रैक्टिकल लेवल पे इम्प्लीमेंट करना है अपना नॉलेज, जो एग्ज़ाम हॉल में आपने अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, वो किस बेस पे होंगे, आपने कितनी प्रैक्टिस की है। आपने पढ़ा तो है बट आपने उनको एक्चुअल में कितनी बार प्रैक्टिस की है इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, आपने कितने पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, वही चीज़ आपको एक्चुअल में फ़ायदा देगी। एंड उसके बाद आते हैं आपके मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? जो बेस्ट तरीका होता है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का, आपने एक टॉपिक पढ़ा, आजकल एआई का कितना यूज़ कर रहे हैं हम, है ना? उसका अच्छा यूज़ करो। फ़ोटो अल्टर करने से अच्छा है, एआई फ़ोटोज़ बनाने से अच्छा है, आप इन एग्ज़ाम्स के लिए उनका यूज़ करो। कैसे यूज़ करोगे उनका? आप पहले सेक्शनल टेस्ट लगाओ। सपोज़ आपने एक टॉपिक पढ़ा, आप नॉन टेक का कोई भी एग्जांपल ले लो, या मैंने आज टॉपिक पढ़ा है कि इकोसिस्टम क्या होता है। एनवायरनमेंट था मेरे सिलेबस में, तो मैंने इकोसिस्टम पढ़ लिया। या मैंने मॉडर्न इंडिया शुरू किया, तो मैंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ ली। या फिर मैंने पॉलिटी शुरू की, तो मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ने शुरू कर दिए। अब एक टॉपिक पढ़ा, पहले एक बार रीडिंग करोगे, फिर सेकंड रीडिंग करोगे एंड उसके बाद जब आप प्रॉपर रिवीजन करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, सिर्फ फंडामेंटल राइट पे जो एमसीक्यूज हैं, चाहे वो पहले के आ चुके हैं, चाहे वो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आप उनको सॉल्व करोगे। एंड उसके बाद जब आपने पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, उसके बाद आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दोगे। एंड जब आपके सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद दोगे आप फुल लेंथ टेस्ट। सिर्फ एक सेक्शन पढ़ना, उसको अप्लाई करना, वो अलग चीज़ है। उस टाइम आपके दिमाग में बस एक सब्जेक्ट की चीज़ें चल रही हैं। वही जब आप फुल लेंथ देते हो, तो उस टाइम आपका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है। उस टाइम आपको हर सब्जेक्ट में जो पढ़ा है वो सारा नॉलेज वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। बट क्या सिर्फ फुल लेंथ तक टेस्ट देना इनफ है कि यहाँ पे कोई और पॉइंट हमें ऐड नहीं करना है? विच इज़ नो। आपको यहाँ पे एक और चीज़ पे काम करना पड़ेगा, जो है टाइम मैनेजमेंट। जो है टाइम मैनेजमेंट। एक 100 नंबर का पेपर अटेंड करना, जो आपने पढ़ा हुआ है 4 घंटे में, 5 घंटे में, आराम से घर पे लैपटॉप के सामने कॉफ़ी पीते हुए, बेड पे बैठे हुए सॉल्व करना बहुत ईज़ी है। एज़ कम्पेयर टू जब आपके पास रिस्ट्रिक्टेड टाइम होगा, आप पे वो एग्जामिनेशन हॉल वाला प्रेशर होगा, है ना? आप स्ट्रेस में होंगे, उस टाइम पेपर सॉल्व करना और घर पे बैठ के पेपर सॉल्व करना बहुत फ़र्क है। तो आपने खुद को वैसा प्रैक्टिस करवाना है, आपने टाइम मैनेज करना है। ठीक है, 2 घंटे में 20 क्वेश्चन सॉल्व करना या 1 मिनट या 1.5 मिनट एक क्वेश्चन को देना बहुत फ़र्क होता है। आपने अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन करना है, कि आप मिनिमम से मिनिमम टाइम में उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। अगर आप 3-3, 4-4 मिनट एक क्वेश्चन पे लगा रहे हो, अगेन जितने मर्ज़ी टेस्ट आप प्रैक्टिस कर लो, इनफ नहीं होंगे एग्ज़ामिनेशन हॉल में। देन उसके बाद एक चीज़ जो आपको और इंक्लूड करनी है अपनी प्रिपरेशन में, अगर आप कोई टेस्ट दे के आते हो घर पे या ऑनलाइन टेस्ट अटेंड करते हो, फिर वो नहीं करना, पेपर रोल किया, कहीं डस्टबिन में पड़ा हुआ है या किसी फाइल में सुंदर सजा के लगा दिया एंड 10-12 साल तक पता नहीं होगा वो पेपर कहाँ पड़ा है। आप जो पेपर दे के आए हो, आपने वो पेपर दोबारा से एनालाइज़ करना है, कहाँ मैंने गलतियाँ की, जो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, उसमें क्या दिक्कत आई मेरे को, जितना मैंने पढ़ा है, क्या ये क्वेश्चन उससे वेरी करता है? अगर वेरी करता है तो किस हद तक करता है? मेरी प्रेपरेशन में क्या फ़र्क है? ऐसा कौन-सा पॉइंट है जो मैं मिस कर रहा हूँ? कितनी डेप्थ में क्वेश्चन आया है? क्या मैं सरसरी पढ़ रहा हूँ? एंड प्लस आपको ये भी देखना है क्या मैं ज़्यादा तो नहीं पढ़ रहा हूँ? अगर आप इस सिलेबस को गो थ्रू करोगे ना, ये एक 1 या 2 टॉपिक नहीं है। द सिलेबस इज़ लाइक एन ओशन। एक ऐसा ओशन जिसका कोई भी ओशन क्रस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप जितना डीप जाते जाओगे, आप उतना ही उन चीज़ों में धंसते जाओगे। आपने उतना पढ़ना है, ना ही आपको पीएचडी करनी है, ना ही आपको कोई स्पेशलाइज़ेशन करनी है। आपने कोई भी सिलेबस है, उसको उतना ही टारगेट करना है, जितने में आपका एग्ज़ाम निकले। तो क्या पढ़ना है, वो मैक्सिमम बच्चों को पता होता है, बट आपने खुद के एनालिसिस, इसीलिए प्रैक्टिस होती है, आपने ये एनालाइज करना है, आपने क्या छोड़ना है, व्हाट टू लीव। आपने इतना डेप्थ में चीज़ों के नहीं जाना है और ये चीज़ें
चीज़ें आप सिर्फ तब कर सकते हो जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। जब आप टेस्ट पे टेस्ट दोगे, जब आप बार-बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको तब समझ में आएगी कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ, मुझे थोड़ा कम करने की ज़रूरत है, मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, या मैं बहुत ऊपर-ऊपर से पढ़ रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन और भी डीप आ सकता है। तो दिस इज़ हाउ यू विल प्रिपेयर फॉर योर नॉन टेक सब्जेक्ट्स। ठीक है? बाकी आप बोलो कोई एक मंत्र है जो एक बार पढ़ लोगे तो सारा नॉन टेक आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें रिसोर्सेज की, देखो आज से आप 10 साल पहले बात करोगे ना, एक हमारे पास टेक्स्ट बुक होती थी एंड एक एमबीडी गाइड हो गया ना, एक दो और रेफरेंस बुक होती थी एंड दैट्स इनफ। बट आज के टाइम पे आप देखो, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रिसोर्सेज। आप ऑनलाइन सर्च करोगे, आपको इतने ज़्यादा रिसोर्सेज मिल जाएंगे, एक एक टॉपिक पे आपको हज़ार हज़ार नोट्स मिल जाएंगे। बट अगेन इस ट्रैप में आपको नहीं जाना है, आपको बहुत कम मटेरियल बहुत ज़्यादा बार रिवाइज करना है। दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक। ठीक है, नोट्स बिल्कुल कंपाइल रखने हैं, ऐसा नहीं कि एक चीज़ अगर आप डिजिटल भी बना रहे हो, एक जगह पे रखो, वो पूरी कंपाइलेशन एक जगह पे रखो, चाहे डिजिटल है चाहे हैंड रिटन है, एग्जाम से पहले आप अच्छी तरह से उनको रिवाइज कर सको। बाकी अगर रिसोर्सेज की बात करें, आपने फ्लड नहीं ले आना है रिसोर्सेज का, वहाँ से सेम चीज़ होगी, वर्ड्स का हेर फेर हो सकता है बट ऑलमोस्ट सेम आपको हर जगह पे देखने को मिलेगी। तो रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है। एक बार जब नोट्स बन गए, कोई ऐड ऑन कोई करंट अफेयर कुछ हुआ, उनको आप ऐड करोगे, बट बार बार आप अपने रिसोर्सेज को चेंज नहीं करोगे। सोर्सेज की अगर हम बात करें, नॉन टेक की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जीए सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, पॉलिटी के लिए जो बाइबल मानी जाती है वो है आपकी लक्ष्मीकांत। बट अगेन 1000 1500 बुक पढ़ना एग्जाम के लिए वर्थ इट नहीं है। आप क्या करोगे पॉलिटी के लिए, और उसके बाद आप हिस्ट्री के लिए, अगेन हिस्ट्री की मॉडर्न में स्पेक्ट्रम आती है, आपकी बिपिन चंद्र है, तमिलनाडु एनसीईआरटी है, बट इतना आप इन चीज़ों के लिए नहीं पढ़ोगे। एंड सेम ज्योग्राफी के लिए आपकी जी योंग आती है ना, आपकी फिजिकल ज्योग्राफी की बुक आती है, बट आपको उस लेवल तक नहीं जाना है, बाकी बुक्स आपको मिल जाएंगी। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके आप यूज़ कर सकते हो एआई। कैसे यूज़ करोगे, आप एक कमांड दोगे कि मैं इन इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये मेरा सिलेबस है, पीवाईक्यू दो चार आप उसको रेफरेंस दे सकते हो, या एआई को कमांड दे सकते हो पीवाईक्यू को एनालाइज करने की, एंड आप उनको बोलोगे मुझे इसकी शॉर्ट कंपाइलेशंस बना के दो। पर एक बार जो डाटा है वो क्रॉस चेक कर लेना, मिस्टेक्स हो सकती हैं, एंड वो छोटी छोटी 250-250 पेजेस की जो कंपाइलेशन होंगी, दैट विल बी मोर देन इनफ। कहने को 250 पेज है बट उनमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लूसिड होती है एंड इजी टू डाइजेस्ट होती है। तो ये जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, आप उनको सिंपली एआई की कंपाइलेशन से पढ़ सकते हो। अदरवाइज जो सेकंड ऑप्शन है वो है आपका ल्यूसेंट। ल्यूसेंट की बुक आती है, लगभग वो भी 400-500 तक बनेगी पेजेस की, उसमें भी आपको ये सब देखने को मिल जाएगा एंड इजीली टॉपिक्स आप वहाँ से कवर कर सकते हो। देन इसके अलावा और क्या हो सकता है, आप मैराथन्स अटेंड कर सकते हो, आपको यूट्यूब पे वो मिल जाएंगी, एंड उसके बाद कहीं से भी करो, बट आपको लास्ट में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देन इसके अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमी की, इकोनॉमी अगेन आप कोई कंपाइलेशन देख सकते हो, आप कोई मैराथन देख सकते हो, बट इकोनॉमी इतनी पढ़ना काफ़ी नहीं है। इकोनॉमी के लिए आपको करंट ऐड करना पड़ेगा। अब इस करंट के लिए आप ऑनलाइन मैगजीन्स देख सकते हो, आप बहुत मिल जाएंगे आपको, कोई एक सेट कर लो, बट आपको करंट अफेयर इसमें ऐड करना पड़ेगा। एंड करंट में भी, करंट अगेन एक बहुत बड़ा ओशन है, खो जाओगे। आपको करंट में भी सिर्फ क्या करना है, आपको स्कीम्स देखनी है, गवर्नमेंट स्कीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन स्पेशली आपका जो टेक्निकल फील्ड में जो नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, कोई मिशन है स्पेसिफिक इंडिया का, है ना, कोई स्पेस मिशन भेजा है, कोई रॉकेट नया लॉन्च हुआ है, कोई सैटेलाइट लॉन्च हुई है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपकी करंट के लिए। ठीक है, प्लस इकोनॉमी में आप करंट कैसे ऐड करोगे, कोई भी स्कीम नई ऐड हुई है गवर्नमेंट की, आरबीआई का कोई नया इनिशिएटिव है, तो ये सब चीज़ें आप इकोनॉमी के साथ पढ़ोगे। इसके अलावा अगर इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट आपने मे बी पहले भी पढ़ी हो, बट इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वास्ट मटेरियल आपको मिल जाएगा। आपने वहाँ पे नहीं जाना है, सिंपली अगर आप अपने 12th की एनसीईआरटी को भी फॉलो करोगे ना, एनसीईआरटी के जो लास्ट चैप्टर्स हैं, दे आर मोर देन इनफ।
वहाँ से अपने डाउट्स लेके आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना। एंड कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर में आपका एक अरिहंत की बुक आती है बेसिक कंप्यूटर्स की, एंड एक ल्यूसेंट की भी छोटी सी बुक आती है फॉर कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए आप इनको फॉलो कर सकते हो, कंप्यूटर के लिए आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हो। देन रीजनिंग के लिए तो अरिहंत की है। देन देयर आर नंबर ऑफ बुक्स फॉर, जो आपका ये जीएस वाला पार्ट है, जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, उनको आप इन इन रिसोर्सेज से कवर कर सकते हो। बट हाँ, आई वुड सजेस्ट, ऐसा मत सोचना कि सिर्फ करके मैं चला जाऊंगा। ऐसा कब हो सकता है? आपको जितने मार्क्स चाहिए उतने आप पूरे पूरे रीजनिंग से ला रहे हो, या रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो मैंने सारे कर ही लेने हैं, ऐसा पॉसिबल है? इज नियर टू इम्पॉसिबल। आप ये पूरा 100% लेके नहीं चल सकते। नॉन टेक के अलावा, लाइक जनरल अवेयरनेस के अलावा जितने भी क्वेश्चन होंगे रीजनिंग, मैं वो सब कर लूँगा। उसमें से गलत हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको सारे ही आते हों। इसके अलावा बचता है आपका जनरल साइंस। एसएससी में जनरल साइंस की 2 ही कंपोनेंट है, एंड अगर आप आरआरबी देखोगे तो सीपीटी 1 में तीनों कंपोनेंट है, एंड सीपीटी 2 में अगेन 2 हैं। वो कौन-कौन से हैं? है आपका फिजिक्स, अगेन 10th लेवल तक, आपका केमिस्ट्री, फुल बेसिक प्रोसेसेस, एंड उसके बाद है आपका लाइफ प्रोसेसेस। तो ये भी बिल्कुल 10th लेवल तक है एंड बेसिक है। ये भी आप कहाँ से पढ़ सकते हो? सिंपली एनसीईआरटी से। तो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर फॉर जनरल अवेयरनेस। एंड अब फर्क कहाँ पे आता है कि यहाँ तक सेम सिलेबस है, बाकी आपका जो टेक्निकल अपना पार्ट है उसको आप पढ़ते जाओ। फर्क मैथ में आता है, वहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ जनरल साइंस के लाइफ साइंस वाले पोर्शन में आता है, जिस दिन आपकी डेट सामने आती है एग्जाम की, आप क्या कर सकते हो? एक मंथ प्रायर, एक मंथ प्रायर आप क्या करोगे? पर्टिकुलर जो एग्जाम पहले आता है, एक मंथ लगा लो, या फिर 1.5 मंथ लगा लो। फिर वहां से आप पर्टिकुलरली फोकस दोगे सिर्फ एक एग्जाम पे जो आपका पहले आ रहा है, जो आपका अपकमिंग एग्जाम होगा। फिर वहां पे आप पूरा 100% एग्जैक्टली उसी एग्जाम के लिए दोगे। एंड यहाँ पे आप जो मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे या मॉक पेपर सॉल्व करोगे, कहीं टेस्ट सीरीज अटेंड करोगे, वो पर्टिकुलरली आप उसी एग्जाम के लिए करोगे जो आप अपकमिंग है। तो अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हो, देन यू विल मेक श्योर आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। थोड़ा ब्रशअप करते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। अपने वीकली स्केड्यूल्स सेट करो, एंड ऐसा नहीं है कि एक दिन जोश आया मैं 5 चैप्टर एक दिन में कर दूंगा। इन द लास्ट आपसे नहीं हो पाएगा एंड आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे टूटेगा। दूसरी चीज़, अगर आपने आधा दिन वेस्ट कर दिया और आप ये सोचते हो आज दोपहर तक तो पढ़ा ही नहीं, चलो अब दिन गया कल से शुरू करूँगा, नहीं। जहाँ पे दिन वेस्ट हो गया, जहाँ पे आपको रियलाइज़ हुआ उसी टाइम बुक्स लेके बैठ जाओ। बाकी अगर आपको लगता है कि मैं 12 घंटे से शुरू कर दूंगा आज से ही, वो भी पॉसिबल नहीं है। 12 घंटे आप एक दिन पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लोगे, 3 पढ़ पाओगे, नींद नहीं पूरी होगी, बाका बाकी शेड्यूल खराब होगा, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। छोटे गोल से स्टार्ट करो, 2 घंटे बैठना शुरू करो, फिर 3 तक लेके जाओ, फिर 5 तक लेके जाओ, एंड 6 से 7 घंटे आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, डेली रात को प्लान करके सोना है कि कल ये लिस्ट है, ये टॉपिक्स मैंने करने हैं, एंड जैसे जब अगले दिन की स्टडी आपकी खत्म होती है, आप उन टारगेट्स को मार्क करके करते जाओगे, आज मैंने ये टॉपिक्स कर लिए। ठीक है, छोटे छोटे गोल पे पहले फोकस करना है। एंड यही जो मैंने आपको पहले बात बताई, स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में, आपने बहुत पीकी होना है उसके साथ। ठीक है, अपना जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है उतना रखना है, एंड एग्जाम तक फिर उसी को बार बार रिवाइज करना है, अनटिल एंड अनलेस आपको कोई करंट ऐड ना करना पड़े। नोट्स आपके बिल्कुल एक जगह पे होने चाहिए, एग्जाम से पहले आप उनको अच्छे से रिवाइज कर सको। मल्टीपल रिविजन्स आपको करनी है, पहले डे बेसिस पे, फिर वीकली बेसिस पे, फिर सेक्शनल टेस्ट, फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, एंड देन आपके फुल मॉक टेस्ट। देन डिस्ट्रैक्शंस कम। दोस्त ने बोल दिया कि वो 12 घंटे पढ़ रहा है, मेरे से तो होगा नहीं, चल छोड़ आज फ़ोन चला लेता हूँ ना, एक रील और देख लेता हूँ, एक नेटफ्लिक्स की सीरीज और देख लेता हूँ। दो में से एक ही चीज़ हो सकती है, या तो आप प्रॉपर इंजॉय कर सकते हो मूवीज़ को,
वेब सीरीज को, या तो आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अगर एग्जाम क्रैक करना है तो इसको आपको निकालना पड़ेगा, एंड देन हैव पेशेंस, मेहनत करो, इन द लास्ट विल गेट सक्सेस। ठीक है, हो जाएगा। बाकी ये फियर कभी मत रखना। मैं टेक्निकल बैकग्राउंड का हूँ, मैंने शुरू से नॉन मैथ पढ़ा है 11th के बाद, तो अब ये हिस्ट्री ज्योग्राफी मेरे से नहीं होगी। अगर टेक्निकल वाले बच्चे के लिए नॉन टेक पढ़ना इम्पॉसिबल होता तो वो कभी सिलेबस में डालते ही नहीं। एंड दूसरी बात, तो ये सब्जेक्ट है, उन्होंने ये नहीं लिखा ऊपर कि आर्ट्स वालों के लिए है या मेडिकल वालों के लिए है या नॉट सूटेबल फॉर नॉन नॉन टेक स्टूडेंट्स। उन्होंने का नाम होता है जर्नल अवेयरनेस, का नाम ही क्या है, सामाजिक ज्ञान, जो सबके लिए, जो जनरल स्टडीज है, जनरल नॉलेज है, ना कि कोई स्ट्रीम स्पेसिफिक। यस, आपसे पहले भी बच्चे निकाल के गए हैं, आपके बाद भी बच्चे निकालेंगे, एंड आप भी निकाल लोगे। रॉकेट साइंस नहीं है, यू कैन डू दैट। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर